सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में बाल विकास सीरीज का ये 8वां वीडियो और हम लगातार कर रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज को, जिसमें हम पुराने सारे जो पेपर्स हैं, क्योंकि आयोग जो है बार बार हमारे प्रश्नों को दोहराता है, इसलिए सबसे पहले ये जरूरी है कि हम सारे प्रश्न पत्रों को हल कर लें, उनके बारे में डिटेल से हम उसका गहन अध्ययन कर लें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, महिला लिंग का निर्धारण होता है जब मिलते हैं एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम, एक्स वाई वाई, एक्स वाई या एक्स एक्स। तो इसका जो सही उत्तर है वह है एक्स एक्स क्रोमोसोम। इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3। अब आपको बता दूं कि मनुष्य में जो है 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 का मतलब 46। और ये एक मनुष्य में 23 नहीं रहते हैं, हर एक कोशिका में पाए जाते हैं। किसमें? हर एक कोशिका में। और कोशिका की संख्या अरबों में रहती है हमारे बॉडी में, यानी हर एक सेल में जो है 23 जोड़ी गुणसूत्र रहते हैं। तो क्या होता है कि यदि जो 23वां जोड़ा रहता है, तो क्रोमोसोम का यदि वो एक्स वाई हो जाता है, तो ये मेल जो है जन्म लेता है। और 24वें में जो है यदि 23वां जोड़ा यदि एक्स एक्स हो जाता है क्रोमोसोम, तो वो फीमेल जो है का निर्धारण होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं और इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण में मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। समाजीकरण में मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत और मनोविश्लेषण यानी साइको एनालिटिक थ्योरी जो है किसके द्वारा दी गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है हमारे सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। तो सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा जो है आपका समाजीकरण का जो है सिद्धांत दिया गया है। और इन्हीं के द्वारा जो है आपने देखा होगा कि जो विकास के जो है 3 जो तरीके बताए हैं विकास के क्रम, कि हर एक में इड, ईगो और जो है सुपर ईगो, इसके थ्रू जो है ये तीनों पाया जाता है। और जो है इनको जो है ईगो को है जो एप्टीट्यूड को इन्होंने बेस्ट माना है, मध्य मार्ग माना है। तो आपने ये पुरानी वीडियो मैंने इसको कवर किया हुआ है। द पोजीशन वेयर थॉट पैटर्न एंड इन्फ्लुएंस बाय द लैंग्वेज इज कॉल्ड। जहाँ विचार जो है प्रारूप भाषा से प्रभावित होते हैं। विचार जहाँ पर प्रारूप भाषा से प्रभावित होते हैं तो क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक, समाजशास्त्री, सांस्कृतिक। उसे बोला जाता है लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, भाषाई निर्धारण। तो जो प्रारूप भाषा से प्रभावित होते हैं जो विचार, तो भाषाई निर्धारण के अंतर्गत आते हैं। इसको हम भाषा से संबंधित समझ सकते हैं कि भाषा से संबंधित प्रश्न है, इसका उत्तर भी हमारा भाषा से संबंधित होगा। आगे है, जाति निर्धारण का आधार निम्न में से कौन सा है? तो हमारे अभी जो करंट में जाति निर्धारण का आधार कौन सा है लिखा है, यानी वर्तमान में नेशन राष्ट्र द्वारा, जन्म द्वारा, योग्यता या कल्चर। तो हमारे यहाँ जो बाई बर्थ जो है जाति का निर्धारण किया जाता है। वहीं पुराने समय वेदों की बात करें तो वेदों में जो आपका ऋग्वेद है, तो ऋग्वैदिक काल में, या इसको पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है, जब निर्माण हुआ है ऋग्वेद का, उस समय जो है जाति व्यवस्था नहीं थी। और जाति व्यवस्था नहीं थी, क्या थी वहां पर? वर्ण व्यवस्था थी। और वर्ण व्यवस्था का मतलब है वर्ण करना। वर्ण मतलब होता है चयन करना। इसका मतलब है कि जो हमारे 4 जो वर्ग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये वर्ण करते थे लोग, जिसको जो कर्म के आधार पर जो है, जिस पर उसकी पकड़ है, उसकी पढ़ाई में जिसकी रुचि है, तो वो जिसकी वीरता में रुचि है, जिसका व्यापार में है और जिसका अन्य कामों में जो रुचि है, वो अपने अनुसार वर्ण करते थे। वहीं उत्तर वैदिक काल में जो जाकर के ये जो है आपकी जाति व्यवस्था बन गई थी। तो जो क्योंकि वर्तमान में कौन सा है, तो जन्म के आधार पर बाई बर्थ जाति का निर्धारण ये लागू है, चल रहा है। छात्रों के व्यक्तिगत अंतर के संबंध में शिक्षक को क्या करना चाहिए? हर एक बच्चा डिफरेंट रहता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, डिडक्टिव मेथड। यूज एल्गोरिदम, ज्यादातर एल्गोरिदम का उपयोग करें। जिस प्रकार के बच्चे ज्यादा हैं उस प्रकार की शिक्षण पद्धति अपनाएं। ये विद्यार्थियों को याद रखने के लिए तथ्य उपलब्ध कराएं। आपको फैक्ट बहुत सारे प्रोवाइड कराने हैं, जिससे बच्चे जो डिफरेंट टाइप के हैं उन्हें याद हो सके, तो ये तो नहीं होगा। प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ लर्निंग सिचुएशन, तो ये सबसे सही उत्तर है। विभिन्न प्रकार की सीखने की परिस्थितियां प्रदान करें।
क्योंकि बच्चे सब जो है डिफरेंट होते हैं, हर एक बच्चा। सोचिए कोई बच्चा जो है कि वो सुन करके सीखता है, कोई बच्चा जब तक वो देख नहीं लेता है, देख करके सीखता है। कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे जो है वो करके सीखते हैं, कोई बच्चे हैं जो वो ग्रुप में सीखते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जो सीखते हैं खेल के द्वारा, मतलब जब तक वो खेल ना लें। सोचिए यदि आप एक चैप्टर में 15 दिन होते हैं तो आप ऐसा लेसन प्लान बनाइए जिसमें आपको बच्चों को सुनने के अवसर प्रदान करें, यानी आप उन्हें बोलें कहानी के रूप में, देखने के ऐसा कोई प्रोजेक्ट आप दिखाइए, कोई मॉडल दिखाइए, या वातावरण घुमा करके आसपास की चीजें दिखाइए, करके कुछ एक्टिविटी दीजिए जो उन्हें करने की, इंडिविजुअल एक्टिविटी। कुछ ग्रुप एक टास्क दे दीजिए 15 दिन के अंतर्गत, एक एक दिन अलग अलग दिन, और कुछ खेल के द्वारा भी उसको सिखाइए। इससे क्या होगा, तो हर प्रकार के बच्चे जो हैं उनकी जरूरतें फील होंगी और खुद को वो उस टॉपिक से कनेक्टेड फील करा पाएगा। तो ये क्या है, विभिन्न प्रकार की सीखने की परिस्थितियां प्रदान करके। आगे देखते हैं, कक्षा में शिक्षक प्रश्न क्यों पूछते हैं? क्या छात्रों को बिजी रखने के लिए? तो ये तो नहीं है। क्या अनुशासन के लिए? तो अनुशासन के तो और तरीके हैं, प्रश्न पूछना नहीं है। सिखाना, तो सिखाने के लिए प्रश्न पूछना और पद्धतियां हैं। अट्रैक्ट स्टूडेंट्स अटेंशन, तो ये सबसे सही उत्तर है कि आप मान लो क्लास में जाते हैं, सब क्लास जो है एकदम से बहुत अव्यवस्थित है, आपसे उन्हें कोई इंटरेस्टिंग का कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, और चैप्टर के बीच में भी जो है आप उनसे जनरली प्रश्न पूछते हैं। कोई कहानी पूछते हैं तो आप उनसे पूछते हैं कि यदि आप मान लो कि किसान की जगह होते तो आप क्या करते, है ना, यदि ऐसा होता तो क्या होता। तो ये बच्चे का क्या है, इंटरेस्ट क्रिएट करता है, यानी बच्चों को खुद को सोचने पे मजबूर करता है। ठीक है, तो ये है मेन चीज है, ध्यान आकर्षित है इनसे सब बच्चों का। मतलब जो बच्चे जो है नहीं उधर देख रहे हैं, यदि वो इस तरह के हम प्रश्न पूछते हैं तो ध्यान आकर्षित होता है। क्योंकि कक्षा कक्ष नियंत्रण, है ना, क्लासरूम जो डिसिप्लिन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूरे क्लास को जो है आपका नियंत्रण है, आप जो सिखा रहे हो उसमें सभी बच्चे क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो प्रश्न हमारा, कक्षा में शिक्षक प्रश्न क्यों पूछते हैं? तो ये है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक योजना, यानी कौन सा हमारा टीचिंग प्लान जो है, एजुकेशनल प्लान है के लिए एक दृष्टिकोण है? दृष्टिकोण पूछा है, यानी अप्रोच, यानी कौन सी अप्रोच हम अपना रहे हैं एजुकेशनल प्लानिंग में। तो मानव शक्ति सामाजिक मांग, मानव शक्ति दृष्टिकोण सामाजिक मांग, तो ये दोनों ही है कि समाज के रूप से, और मानव शक्ति मतलब एक ह्यूमन पावर कह सकते हैं हम, कि दोनों का जो है उपयोग से ही क्या है, एक शैक्षिक योजना सफल हो सकती है। तो ये एक दृष्टिकोण अप्रोच है, इसको आपको समझ लेना है, समझ आधारित आपसे बन सकता था। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ निकालने की क्षमता होती है, ये क्षमता बच्चों में होती है। तो इस दृष्टिकोण से एक शिक्षक की क्या भूमिका है, तो ये आप समझ गए होंगे। ऑप्शन है कम्युनिकेटर, फैसिलिटेटर, डायरेक्टर, या नेगोशिएटर। नेगोशिएटर, तो आपकी एक फैसिलिटेटर की भूमिका है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि टीचर ही क्या होता है, फैसिलिटेटर होता है, सुविधा प्रदान करने वाला या अनुदेशक। यानी बच्चों को हम सीखने के अवसर प्रदान करते हैं, बच्चों को मौके देते हैं उन्हें बोलने के, अपना तथ्य रखने के लिए, अपनी बात रखने की, और उस अवसर से क्या करते हैं, बच्चे स्वयं सीखते हैं। तो यही इस प्रश्न में लिखा है। क्या लिखा है कि ज्ञान की रचना करने और अर्थ निकालने की क्षमता बच्चों में स्वयं में है, बस उन्हें किसकी जरूरत है, शिक्षक की भूमिका, फैसिलिटेटर यानी एक सुविधा प्रदाता या अनुदेशक की भूमिका शिक्षक की होती है इस तरह में। आगे देखते हैं, परिपक्वता की विशेषता नहीं है, तो मैच्योरेशन जो है, मैच्योरिटी की विशेषता कौन सी नहीं है? तो शारीरिक मानसिक दोनों विकास शामिल है। विकास व्यक्तिगत विकास के माध्यम से होता है। यह केवल बाहरी प्रेरक वस्तुओं के कारण होता है, ये बाहरी प्रेरक नहीं है, अंतर भी जो है प्रेरक जो वस्तुएं हैं, जो स्टिमुलेशन है, उसके कारण भी होता है। जो परिपक्वता केवल बाहरी नहीं होती है, तो मूल रूप से बढ़ने की प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सही है। पूछा क्या है, कौन सा नहीं है, यानी कौन सा परिपक्वता के बारे में गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनमें से कौन से बच्चे के शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है? तो शारीरिक विकास में ऊंचाई, वजन, ये तो आएगा। शक्ति, समन्वय, गति का विकास, ये भी आएगा। हाथ पैर शरीर की मांसपेशियों के उपयोग में सटीकता, ये भी आएगा।
लेकिन शारीरिक विकास में ये नहीं आएगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये तो आपका मानसिक विकास के अंतर्गत आएगा। ये मानसिक को क्या कह सकते हैं, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत हमारा आएगा। तो पूछा था कौन सा नहीं आएगा, तो ये हमारा उत्तर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन सा बाल अपचार। तो ये देखिए आयोग ने भी इस तरह से लिखा है, सोचिए इतना आसान क्वेश्चन है लेकिन इस वर्ड की वजह से बहुत लोग उस समय गलत कराए थे उत्तर। निम्नलिखित में से कौन बाल अपचार के मनोवैज्ञानिक कारणों में से एक नहीं है। तो ये क्या लिखा, साइकोलॉजिकल रीजंस, चाइल्ड डेलिक्वेंसी। चाइल्ड डेलिक्वेंसी का हिंदी मतलब होता है बाल अपराध। अब देखो क्लियर हो गया आपको, अब आप आसानी से दे देंगे उत्तर कि बाल अपराध जो है, बच्चे अपराध करते हैं, उनके कारण कौन सा नहीं है। तो इनडिसिप्लिन में बच्चे रहते हैं, उन्हें बचपन में इंटरटेनमेंट मनोरंजन नहीं मिल पाता है जिससे दिमाग में उनके कुंठा आ जाती है धीरे धीरे। इम्प्रॉपर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, अनुचित बौद्धिक विकास, दूसरा है बेरोजगारी। तो आप समझ गए होंगे बेरोजगारी जो है इसका सही उत्तर है, क्योंकि बेरोजगारी एक बाल अपराध का कारण नहीं है ना, क्योंकि बच्चे तो वैसे बेरोजगार नहीं होते हैं, होते हैं लोग बेरोजगार जो 18+ होते हैं, राइट। तो आप समझ गए होंगे। सोचिए यदि यहाँ बाल अपचार लिखा है तो आप दिमाग लगा ही नहीं सकते कि ये बाल अपराध लिखा है। यदि आपको इंग्लिश इसका मीनिंग पता है तो थोड़ा थोड़ा आपको इंग्लिश मीनिंग भी पता करने चलना है, क्योंकि इस सोचिए सोच छोटे से वर्ड की वजह से आपका जो है एक नंबर जो है बहुत आसान सा प्रश्न जो है चले जाते हैं लोगों के। जब हम कुछ बच्चों को शिक्षा प्रणाली से बाहर करते हैं, मतलब पढ़ाई का मौका नहीं देते हैं, तो बाद के चरण में जो समुदाय में किसी भी उद्देश्य के लिए उन्हें से क्या करना पड़ता है, इंग्लिश में देख लेते हैं। एजुकेशन सिस्टम से जब बच्चों को क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, उन्हें नहीं मौका देते। इट इज डैश टू देम फॉर एनी पर्पज इन कम्युनिटी इन द लेटर स्टेज। तो उन्हें क्या है, बहुत मुश्किल होता है उन्हें शामिल करना कम्युनिटी में बाद में। शामिल करना मतलब यदि वो हर तरह से पिछड़ गए हैं, शिक्षा यदि जो है, शिक्षा केवल आपका संज्ञानात्मक विकास नहीं है, आपके मूल्यों को भी सिखाती है, सांस्कृतिक भी डेवलपमेंट है, आपका शारीरिक विकास भी है। तो बाद में जो है समाज में समुदाय में जो है वो जो है ना उसका शामिल हो जाता है। ये इस प्रश्न का जो है उत्तर है। साथियों और शिक्षकों के साथ संतोषजनक संबंध बनाने में कठिनाई जो है किसकी विशेषता है। यानी जो हमारे जो है रिलेशन अच्छे नहीं बना पाते हैं फ्रेंड के साथ और टीचर के साथ, तो क्या ये प्रतिभाशाली बच्चे हैं, तो ये तो है नहीं, ये तो और कूद कूद के जो है वह टीचर से जो है बात करते हैं, संबंध बनाते हैं। रचनात्मक बच्चे भी नहीं होगा, एवरेज बच्चे भी तो हमसे साथ ही उनके दोस्त होते हैं। लेकिन जो चिल्ड्रन विथ इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर के बच्चे हैं, जिन्हें व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चे हैं, वो जो है जल्दी मित्र नहीं बना पाते हैं और संबंध या शिक्षकों से भी वो बचते हैं वार्तालाप करने से। ये आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, ये लिखा है स्लो लर्नर्स, यानी धीमे शिक्षार्थी जो हैं स्लो लर्नर्स कहलाते हैं। इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किस पर आधारित होनी चाहिए, मानसिक आयु पर आधारित होनी चाहिए कि आईक्यू स्कोर। तो आईक्यू स्कोर जो है आधारित नहीं होनी चाहिए, क्या है, मानसिक आयु पर। केवल एक सही है। मानसिक आयु मतलब बच्चे का जो मेंटल लेवल है वो कितना है, उस आधार पर उसे क्या करना चाहिए, शिक्षण देना चाहिए, जिससे वो जो है एज अप्रोप्रिएट नहीं, उनका जो मेंटल लेवल है उसके अप्रोप्रिएट वो है लर्निंग कर सके, और इससे वो बहुत अच्छे तरीके से जो है अपना ग्रोथ कर सकता है। पियाजे के अनुसार विश्व में समस्याओं को समझने, सोचने और हल करने की बच्चों की क्षमता का विकास कैसे होता है। तो जो पियाजे ने इसके 4 चरण जो बताए हैं आपने शुरू में सुना होगा, तो ये जो है असंतत तरीके से उन्होंने खुद कहा है कि विकास कोई क्रमिक नहीं होता है, कि बिल्कुल एक क्रम चलता आ रहा है और एक बिल्कुल टाइमिंग लग रही है। असंतत तरीके से चलता है, मतलब सब में एक जैसा नहीं है कि एकदम सब में एक क्रम एकदम बिल्कुल सही है, और टाइमिंग थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस इनमें रहता है। असंतत तरीके से समझने, सोचने और हल करने की बच्चों की क्षमता का जो है विकास होता है। ऐसा नहीं कि सारे बच्चे एक साथ समझने लगेंगे, एक साथ सोचने लगेंगे, एक साथ प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेंगे। इसका सही उत्तर क्या है, डिसकंटिन्यूड मैनर या असंतत तरीके से बच्चे क्या करते हैं,
इन क्षमताओं का विकास होता है। तो इसके साथ जो है आपने इसका रिवीजन में करवा देता हूँ कि आपने इनकी जो है 4 अवस्थाएं इन्होंने विकास की बताई थी आपकी। जो है संवेदी मोटर अवस्था जो है बताई थी, जो कि बच्चे की 0 से 2 ईयर्स तक रहती है। इसके बाद जो है इन्होंने बताई थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष बताई थी। इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक बताई थी और अमूर्त संक्रियात्मक बताई थी। ये 4 अवस्थाएं आपको जो है इसका रिवीजन जरूर करके जाना है। ये कई बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन थॉर्नडाइक द्वारा मनोवृत्ति के नियम का एक भाग है? तो मनोवृत्ति आप समझ गए, एटीट्यूड। और एटीट्यूड का मतलब होता है देखने का नजरिया, कि आप पॉजिटिव देख रहे हैं किसी चीज को या नेगेटिव। तो थॉर्नडाइक कहते हैं कि मनोवृत्ति के नियम का एक भाग है कि सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया जीव की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। परिस्थितियां समान हो तो अधिगम क्रिया के द्वारा साथ दूसरा अधिगम भी सीखा जा सकता है। एक उपयुक्त व्यवहार सफल होने तक व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया बदलता रहता है। जब तक हमें सीखने के परिणाम से संतोष, सुख या प्रसन्नता प्राप्त होती, हमें सीखने की ओर तत्परता से शक्ति जुटाते हैं। तो मनोवृत्ति के नियम का इनमें से कौन सा एक भाग है? तो उन्होंने जो मनोवृत्ति का नियम दिया, उन्होंने बोला है कि सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया जीव की संपूर्ण मनोवृत्ति पर निर्भर है। यानी वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है कोई जीव, यानी सीखने का उसका नजरिया पॉजिटिव है, तभी जो है वो सीख सकता है। यदि उसका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, सीखने का नजरिया नहीं है सही ना, तो उसका मेंटली उसने पहले ही अनप्रिपेयर है सीखने के, तो उसे आप सिखा नहीं सकते हैं। आगे देखते हैं। जॉन डीवी के अनुसार जिन प्रक्रियाओं, सिद्धांतों से बच्चे के बाद के जीवन में मदद मिलेगी, उसे शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए, उन्हें कहा जाता है। तो बच्चे को जो है बाद में मदद मिलती है जिन सिद्धांतों से, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो जॉन डीवी ने इन्हें जो बताया है, वह उपयोगिता का सिद्धांत बोला है। कि उपयोगिता सिद्धांत जो है कि बहुत सारी शिक्षाएं या सिद्धांत जो है, जो बचपन में बच्चे सीखते हैं और उसका बाद में उपयोग करते हैं, तो उपयोगिता के सिद्धांत के अंतर्गत इसको कहा गया है। यूनिवर्सल प्राक शिक्षा मतलब प्री प्राइमरी को हिंदी में बोला जाता है प्राक शिक्षा, प्री प्राइमरी। और पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी इसे बोला जाता है। तो सबसे पहले आंदोलन 1834 में किस देश में शुरू हुआ था? तो ये आप याद रखना है, फ्रांस में। हमारे देश में अब जाकर ये जब एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, तब जाकर इसमें प्री प्राइमरी के लिए कोई गाइडलाइन आई है। नहीं तो अभी तक जो है पूरे प्राइवेट स्कूल जो किड्स से चला रहे थे, सबका अलग पाठ्यक्रम है, सबकी अलग जो है बुक्स हैं, अलग एक्टिविटी हैं। लेकिन एनसीईआरटी द्वारा रिसर्चेस करके कि उन्हें एज अप्रोप्रिएट या मेंटल लेवल के अनुसार क्या उनका मटेरियल रहना चाहिए, क्या एक्टिविटी उनके लिए निर्धारित की गई है, तो ये जो है पहली बार बनाया गया है हमारे अब जाकर। लेकिन फ्रांस में कब ये शुरू हो गया था? 1834 में। सोचिए, लगभग लगभग आपके 90 साल पहले ये शुरू हो चुका है। आगे देखते हैं। किसकी निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव में दृढ़ विश्वास था? यानी किसका विश्वास था सामाजिक प्रभाव पर बुद्धि में? और उसने कहा किसी पूरी तरह से आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो ये अल्फ्रेड बिने हैं। तो जो कहा, ये कहते हैं कि आनुवंशिक पूरी तरह से नहीं रहती है, कि जो आईक्यू रहता है बच्चे का वो जन्मजात पूरी तरह से नहीं रहता है, सामाजिक प्रभाव को इनने ज्यादा भूमिका दी है। इन्होंने कहा है कि जिस समाज में बच्चा रहता है उसके अनुसार वो निर्धारित करेगा कि वो बच्चा बड़े होकर क्या बनेगा, यानी उसका आईक्यू क्या रहेगा, किस क्षेत्र में जो है वो जाएगा। अल्फ्रेड बिने ने बताया है। अगला प्रश्न है। एक स्विस वैज्ञानिक है ने दिखाया कि बुद्धि प्राकृतिक अनुक्रम के चरणों का परिणाम है। तो यह एक बच्चे और उसके पर्यावरण की बदलती बातचीत के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। तो ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है आपका जीन पियाजे जो है, इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर डी में है। तो जीन पियाजे ने कहा है कि बुद्धि जो है प्राकृतिक अनुक्रम के चरणों का परिणाम है। तो बुद्धि जो है प्राकृतिक अनुक्रम के चरण, यानी एक स्टेप बाय स्टेप जो है डेवलप होती है। यह बच्चे और उसके पर्यावरण, यानी एक बच्चा है और उसका क्या है आसपास, इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, की बदलती बातचीत के परिणाम स्वरूप विकसित होती है।
बिल्कुल वही बात आ गई कि बच्चा यानी वो आनुवांशिक रूप से जो जन्म लिया हुआ बच्चा है, और पर्यावरण दोनों के जो है सहयोग से, दोनों के पोषण से क्या विकास होता है बुद्धि का, जीन पियाजे ने बोला है। आगे है, बुनियादी द्वंद्व कितने प्रकार के होते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन ओल्ड ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, तो इनको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इससे, क्योंकि जब भी नया पेपर बनाता है आयोग, तो जिनको दिया जाता है वो पुराने प्रश्न पत्र जरूर अध्ययन करते हैं एक बार, कि पुराना किस तरह से पैटर्न पूछा गया है, ताकि उससे रिलेटेड वो दे पाए। तो बुनियादी द्वंद्व कितने प्रकार का है? 3 प्रकार के द्वंद्व होते हैं बुनियादी द्वंद्व। अब इसके बारे में जो है थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो ये जो बुनियादी द्वंद्व हैं, द्वंद्व मतलब कॉन्फ्लिक्ट, और इसको डायलेमा भी कहा जाता है, जहां हमें दुविधा होती है किसी निर्णय को लेने में। तो पहला जो होता है उसको बोला जाता है हमारा अप्रोच और अप्रोच। इसका मतलब अप्रोच को क्या कहा जाता है? दृष्टिकोण। दृष्टिकोण और दृष्टिकोण, ये द्वंद्व होता है, यानी दुविधा हमें हो जाती है। दूसरा क्या है? अप्रोच और आपका अवॉइडेंस। तो दृष्टिकोण, और इसको अभी मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा एग्जाम्पल से, इसको आप जो है अच्छे से सुनिएगा। परिहार बोला जाता है। तीसरा बोला जाता है परिहार और परिहार। तो हम पढ़ क्या रहे हैं अभी? द्वंद्व, यानी हमें कोई डिसीजन लेने में कोई दुविधा हो रही है। इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला है दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, अप्रोच और अप्रोच। इसका मतलब कभी दो अच्छी चीजें हैं और उसमें हमें निर्णय लेना होता है, तो ये कहलाता है दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, अप्रोच, अप्रोच, द्वंद्व, डायलेमा या कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई दो नौकरी लग गई, सोचो किसी की वर्ग 2 में लग गई और वर्ग वर्ग 3 में, और अभी द्वंद नहीं होगा। वर्ग 3 की लगी है पोस्टिंग आपके घर के पास में, वर्ग 2 जो है लग गई आपसे 300 किलोमीटर दूर। आपके अंदर डायलेमा होगा कि नहीं? लेकिन इसमें क्या होगा कि जो जो भी आप डिसीजन लेंगे वो क्या संतोषजनक रहेगा, उसमें ये नहीं कि आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। दोनों ही क्या है? पॉजिटिव चीजें हैं। ये एग्जाम्पल इसके लिए हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल। जैसे कहीं आप हॉलीडे में कहीं जाना है किसी जगह में, है ना, कोई जगह सेलेक्ट करनी है कि आपको शिमला जाना चाहिए कि लद्दाख जाना चाहिए, है ना। तो आपको ये डायलेमा दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। और भी इसके जो एग्जाम हो सकते हैं, कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाना जाना है कि इस रेस्टोरेंट का अच्छा है या दूसरे का। इसमें क्या है? आपको तनाव नहीं होता है बहुत ज्यादा, है ना। दूसरा क्या है? दृष्टिकोण और परिहार। इसका मतलब एक पॉजिटिव चीज रहेगी, उसी के साथ साथ जो है नेगेटिव चीज। पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी आप डिसीजन लेंगे दोनों जुड़े हैं। जैसे आपके पास पैसे बहुत कम हैं, आपको कार लेनी है। कार लेनी है तो लोन तो लेना पड़ेगा आपको। अब एक तरफ आप कार के मामले में खुश हैं लेने से, और दूसरी तरफ लोन का सोच करके आप जो है नेगेटिव फील कर रहे हैं। तो ये कैसा हो गया? ये द्वंद्व आपके दिमाग में किस तरह का है? ये अप्रोच और अवॉइडेंस। दृष्टिकोण आपका अप्रोच है, और परिहार मतलब आपका अवॉइडेंस है। दोनों चीजें आपकी एक साथ चल रही हैं, है ना। जैसे आप नौकरी करने आपको जाना है कहीं दूसरे शहर में, दूसरी लग गई और आप घर छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, दोस्तों के साथ रहना चाह रहे हैं। तो ये भी क्या है? एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है। अब जल्दी से इसको देख लेते हैं कि जब दोनों नेगेटिव हैं, दो आपके पास ऑप्शन है, दोनों नेगेटिव हैं, और इसमें आप, जैसे दूसरा ऑप्शन है, इसमें क्या होगी? आपको तनाव होगा कि नहीं? इसमें सबसे ज्यादा तनाव होगा, अत्यधिक तनाव। ये भी तनाव देगा आपको, टेंशन देगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव चीजें हैं। कोई भी आप सेलेक्ट करेंगे, आपको क्या है? तनाव तो होगा ही। जैसे मैं बताऊं, किसी कोई गंभीर रूप से बीमार है, और डॉक्टर ने बोला है कि आपको या तो ऑपरेशन कराना है या जिंदगी भर आपकी दवाई चलती रहेगी। सोचो दोनों किस तरह की चीजें हैं? दोनों नेगेटिव चीजें हैं, दोनों में ही आपको दुख होने वाला है ना। सोचो कहीं गाड़ी आपकी ठुक गई, तो जो कोर्ट में जो है उन्होंने बोला कि या तो आप 1 लाख का जुर्माना दे दीजिए या 2 महीने की जेल की सजा दे दीजिए। अब ये किस तरह का दुविधा है? परिहार और परिहार, यानी दोनों में ही जो है आपका दुख है। और ऐसे में लोग क्या करते हैं? जो कम बुरा है उसको चुनते हैं, हर तरह के पक्ष को जान करके जो उसके लिए कम बुरा होगा, तो उसी तरह से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसकी कुछ मैंने एग्जाम्पल बता दिए। थोड़ा सा टाइम इसमें लगा है, लेकिन ये जो है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि द्वंद्व के कितने प्रकार हैं, इस बार कोई अंदर भी पूछ सकता है। इनमें से दृष्टिकोण परिहार द्वंद्व क्या है, परिहार परिहार क्या है,
आपको मैं दोबारा नहीं समझ आ रहा क्योंकि नहीं समझ में आओगे, आप दोबारा से थोड़ा पीछे जाकर दोबारा आप रिवीजन कर सकते हो। तो कौन सा दृष्टिकोण जो है आंतरिक अभिप्रेरणा, हमारा जो सेल्फ, जो मोटिवेशन फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, आत्म साक्षात्कार के लिए अभिप्रेरणा का स्रोत है? कौन सा दृष्टिकोण आंतरिक अभिप्रेरणा पर अधिक जोर देता है, जहां व्यक्तिगत जरूरतें आत्म साक्षात्कार के लिए अभिप्रेरणा का स्रोत है? इसका जो सही उत्तर है वह है मानवतावादी दृष्टिकोण। आप कोई इसमें भी लॉजिक लगा सकते हैं कि आंतरिक अभिप्रेरणा पर बहुत जोर दे रहा है, व्यक्तिगत जरूरतें हैं, तो ये जो किस में आएगा, मानवतावादी दृष्टिकोण में आएगा। इसमें से कौन सा जो है मौखिक और गैर मौखिक अभिव्यक्तियों से अनुमानित है? तो नॉन वर्बल एक्सप्रेशन और वर्बल जो एक्सप्रेशन है, तो ये जो हमारे संवेग होते हैं, तो संवेग जो है मौखिक और गैर मौखिक, यानी किसी के अंदर क्रोध, क्षमा, दया ये सब आ रहे हैं तो मौखिक भी हो सकता है और गैर मौखिक भी हो सकता है, यानी ये फेस पे दिख जाते हैं। जहां तक संवेगों का संबंध है, किशोरावस्था एक बहुत ही किस तरह की अवस्था है, तो ये एक संवेदनशील अवस्था है। इसको आंधी तूफान की भी तो अवस्था कहा जाता है। इसका मतलब इसमें संवेगों का प्रवाह जो है बहुत तीव्र गति से होता है। आगे देखते हैं। एक अवधारणा की परिभाषा का प्रदर्शन करते हुए शिक्षक समझा रहा है, यानी शिक्षक क्या कर रहा है, एक टॉपिक को समझा रहा है, किसी कॉन्सेप्ट को। ठीक है, यानी कोई मान लो एक प्रदूषण टॉपिक समझा रहा है, तो ये कौन सा उपक्रम है? पूर्व सक्रिय है, अंतः सक्रिय है, उत्तर है कि प्रदर्शन है? तो मेन जो है इसके तीन उपक्रम माने जाते हैं टीचिंग के। तो ये इंटर एक्टिव स्टेज होती है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। पूर्व सक्रिय में क्या की जाती है, प्लानिंग की जाती है। किसी टॉपिक आपको पढ़ाना है तो प्लानिंग कर ली। इसमें आपका क्या किया जाता है, इसमें अप्लाई करेंगे आप, यानी आप पढ़ाएंगे, सिखाएंगे या एक्टिविटी कराएंगे। इसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे जो आपने तैयारी करी है। और उत्तर संक्रिय प्रक्रम जो है पढ़ाने का, इसमें क्या करेंगे आप, इवेल्युएशन या मूल्यांकन करेंगे कि बच्चे ने कितना सीखा है। तो ये आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे देखते हैं। शिक्षा शास्त्र के प्रति बाल केंद्रित दृष्टिकोण, ये क्या है, चाइल्ड सेंट्रिक। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए जिससे बाल केंद्रित दृष्टिकोण जो है इसमें दिखे? असाइनमेंट समय पर पूरे करने के लिए कहें, गतिविधियां स्वयं करने को कहें, आवश्यकता पड़ने पे उनका मार्गदर्शन करें। तो ये उत्तर बिल्कुल सही है। बच्चे जो हैं को स्वयं करने दें, गतिविधियां आप बताएं, इंस्ट्रक्शन दें, लेकिन सारी गतिविधियां स्वयं करने को कहें। और जब जरूरत पड़े तभी आप इंटरेक्ट करें, को इंटरप्ट करें। तो ये जो है ये क्या कहलाएगी, इस तरह की मेथड बाल केंद्रित, यानी पूरी आपकी टीचिंग में कौन केंद्रित है, बच्चा जो है उसके केंद्र बिंदु में है। बाकी सब जो है इसके सही उत्तर नहीं होंगे। लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए कक्षा में क्या होना चाहिए, यानी जो जेंडर डिफरेंस है उसके लिए हमें समान वातावरण बनाना पड़ेगा। ये इसका उत्तर सही है। आगे देखते हैं। निशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, आपको पता होगा आरटी 2009 में आया था। इसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। इसमें अनिवार्य का क्या अर्थ है? अनिवार्य का क्या ये अर्थ है कि अनिवार्य रूप से दंडनीय कार्यवाही से बचने के लिए बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए मजबूर किया जाता है माता पिता द्वारा। उपयुक्त सरकार प्राथमिक शिक्षा के प्रवेश, उपस्थिति या समापन को सुनिश्चित करेंगी, तो ये हो सकता है। दूसरा, केंद्र सरकार प्राथमिक शिक्षा प्रवेश, स्थिति, समापन सुनिश्चित करेगी, या अनिवार्य शिक्षा जो है निरंतर परीक्षण के माध्यम से जो है संचालित की जाएगी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है कि उपयुक्त सरकार, जो भी सरकार होगी, यानी राज्य सरकार ही मेन प्राइमरी इसमें माना गया है। राज्य सरकार जो है, सरकार प्राथमिक शिक्षा के प्रवेश, उपस्थिति, समापन को सुनिश्चित करेगी, यानी हर बच्चा जो है पढ़ेगा, ये सरकार की जो है पूरी जिम्मेदारी रहेगी, है ना। यानी पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो उन्हें अवसर प्रदान कराएं, लेकिन सरकार की जो पूरी पढ़ाने की, शिक्षकों की, स्कूल की, फ्री एजुकेशन की, खाना की, ये पूरी व्यवस्था जो है सरकार देखेगी। आगे देखते हैं। जो आपके सृजनात्मक बच्चे हैं, सृजनात्मक बच्चे जो क्रिएटिव चाइल्ड हैं, इनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बच्चा एक उत्सुक होता है, बिल्कुल होता है। साहसिक नहीं होता, बहिर्मुखी, महत्वाकांक्षी। तो जो पूछा है क्या कि कौन सा गलत है, इसमें जो गलत उत्तर है वह है ऑप्शन बी,
कि साहसिक नहीं होता, बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो तो साहसिक होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, और इसके पहले जो है मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे ये उम्मीद भी रखता हूँ कि आप इतनी जो है मेहनत आप मेरी देख रहे होंगे। मैं जो लगातार आपके लिए 2 वीडियोस डेली लाता हूँ, साथ में अपनी ड्यूटी भी जाता हूँ सुबह से शाम। तो इतनी मेहनत के लिए आप जो है अपनी एक लाइक तो दे ही सकते हैं, ऐसे एज अ मैं गुरु दक्षिणा, या कह लीजिए एक दोस्त के लिए इतना मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो इतनी आप जो है हेल्प करिए कि आ, आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलते रहें। लाइक करिए, जिससे जो है थोड़ी सी हमारी वीडियो क्या है अभी बहुत कम जा रही हैं, थोड़ी ट्रेंडिंग में आए, ताकि और लोगों की इसमें हेल्प हो सके। तो इतना ही कहूँगा। आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं। कौन सी योजना निःशक्त को, यानी जो डिसेबल हैं, एमफिल और पीएचडी जैसी उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है? ये क्वेश्चन जो है हमारे वर्ग 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक योजना याद कर लीजिए, राजीव गांधी फेलोशिप एक स्कीम है। जो निःशक्त लोग होते हैं, डिसेबल पर्सन रहते हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, और अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल जाती है, जिससे उनका पूरा खर्च जो है एमफिल और पीएचडी की जैसी उच्च शिक्षा का निकल आता है। तो ये रहा आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न जो है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लाते रहेंगे। हमारी बाल विकास की PYQ चल रही है। पहले अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो ईवीएस के हैं, अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूँ बाकी किताबों से। और एक और चीज आपको इम्पोर्टेंट बता दूं, जो हमारे आसपास होते हैं, जैसे बीपीएससी होता है, बिहार आपका यूपी सुपर टेट होता है, रीट होता है, केवीएस होता है, तो हमारा आयोग क्या करता है, इनके प्रश्नों को भी वो रिपीट करता है ईवीएस जैसे सब्जेक्ट में। तो मैं इनके भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं हमारे एमपी में, उनको अभी मैं रखता हूँ, अलग अलग बुक्स का अध्ययन करके मैं ला रहा हूँ क्वेश्चन। इसके बाद जो है हम PYQ सीरीज शुरू करेंगे, ईवीएस की लगभग 50 सेट को हम सॉल्व करेंगे। और ये जो है लगातार हमारी आप तैयारी अपनी बनाए रखें। डेली का जो है, जो असाइनमेंट है आपको, यानी सुबह 8 बजे जो वीडियो आती है और जो शाम को 4 बजे आती है, उसे डेली का डेली आप कवर करते चलिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।